बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो नजफ सेशन है मैथमेटिक्स में, उसका हमारा आज लेक्चर 9 होगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 4, वो स्टार्ट किया था और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हमने उसमें पढ़ी थी। तो आज हम कोशिश करते हैं कि उसको आगे कंटिन्यू करें। कुछ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से उसका ग्राफ डिस्कस किया था और कुछ शॉर्ट MCQs वगैरह डिस्कस किए थे। तो अब हम 4.2 और उससे अनवर्ड काम करते हैं। अगर आपको बुक का आइडिया हो, आपके सामने बुक पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा कि 4.2 और 3 जो है, इसमें वो इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं हैं लेकिन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस की जा सकती हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो टोटल 4.2 के अंदर भी 5 टाइप्स हैं और 4.3 के अंदर भी 5 टाइप्स हैं। हमने यहाँ पे 4.2 और 3 में से वो डिस्कस करनी है टाइप्स जिनके आपके एंटी टेस्ट के अंदर MCQs बनने के चांसेस हो। अच्छा, हेडिंग लिख लेते हैं इसकी जी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 4.2 और 3 में आपको ये इक्वेशंस मिलती हैं। इसमें वैसे तो मैंने बताया था जिस तरह 5 टाइप्स हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करनी यहाँ पे वो जो हमारे MCQs में आ सकती हैं एंटी टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो 4.2 में आपको मिलती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अभी जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है, ये बेसिकली क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में लिखा हुआ नज़र आए, आपको एक्सपोनेंट में लिखा नजर आए, तो हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो मैं ये बोल देता हूँ, आप अपने पास इसको लिख लें। बाकी मैं इसके यहाँ क्वेश्चंस करूँगा तो ये आइडिया आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको सुन लें। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल occurs as an exponent is called exponential equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में नज़र आए, एक्सपोनेंट नज़र आए, उसे हम कहते हैं वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो शुरू करते हैं कि इसके MCQs किस तरह से बन सकते हैं। हमें यूजुअली ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो MCQs में नज़र आते हैं कि हमें उनका सोल्यूशन बताना होता है। तो 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी। जैसे आपको ये कहा जाए कि आपने लिखना है सोल्यूशन सेट ऑफ मैं कोई भी एग्जांपल आपके सामने कोड कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ 3 पावर 2x प्लस 4 इंटू 3 पावर x और -5 जो है इक्वल टू 0। आपने इसका बताना है सोल्यूशन सेट। तो अब इसके जब इसको हम देखते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो ये आसानी से रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक होती है। प्रॉपर वे अगर शुरू कर दें हम यहाँ पे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि इसको हम कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि MCQs में एंटी टेस्ट के अंदर हार्डली आपके पास 30-40 सेकंड्स का टाइम होता है। तो इसका तरीका ये होता है, ये आप सारे सुन भी लें वैसे, कि जब भी आपके पास किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन पूछा जाए, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या कोई और इक्वेशन हो, तो सोल्यूशन आप हमेशा बैक सॉल्व करके फाइंड किया करें। तो मैं आपको अगर इसके 4 ऑप्शन लिख के देता हूँ, फोर इसके हम लिखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। और मैं चूँकि ज़रा एग्जांपल आपको समझानी है, तो मैं सिर्फ एक इसके अंदर रूट लिखूँगा ताकि वो बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मैं लिखता हूँ इसका ऑप्शन 1, एक लिखता हूँ इसका ऑप्शन 2, एक लिखता हूँ 0 और एक लिख लेते हैं लेट से -1। अब आप देखें यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन 1 है हमारे पास। तो कभी भी आपने स्ट्रेट सॉल्व नहीं करना, MCQs हमेशा बैक सॉल्व करके जो सोल्यूशन वाले होते हैं वो किया करें, इससे ज़रा आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए। 1 यहाँ पुट करें अगर x की जगह पे, क्योंकि सोल्यूशन x को शो करता है, तो 3 पावर 2 9 बनेगा। यहाँ 1 पुट करें 4 3 12, तो 9 प्लस अगर 12 देखें तो ये 21 बनता है, और -5 करें तो 0 नहीं आता। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है इसका। 2 पुट करते हैं तो ये 4 बनेगा, 3 पावर 4 81 है, 81। और यहाँ अगर हम 2 पुट करते हैं तो 9 4 36, तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू जो कि 5 को कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये भी 0 नहीं आ रहा। अब रह गया ये तीसरा ऑप्शन 0 पुट करें, 3 पावर 0 क्या होगा 1, फिर 3 पावर 0 फिर 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, और -5 इक्वल टू क्या आ रहा है 0। ये वाला जो सोल्यूशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको टिक कर देंगे कि ये इसका कंफर्म सोल्यूशन है। अब आप अगर ये भी सोल्यूशन ना होता, इसका लास्ट होता सोल्यूशन ये वाला,
तो फिर भी क्या होता, हम ये 3 ऑप्शन चेक करते, अगर ये तीनों ना होते तो फोर्थ को चेक भी ना करते, हम चेक किए बगैर टिक कर देते, क्योंकि अगर पहले 3 ऑप्शन नहीं है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो फिर आखिरी ऑप्शन जो बच गया वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक ये क्वेश्चन और एक आध और मैं आपको करवा देता हूँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आपको MCQs की जो है वो एप्लीकेशन नज़र आए। अब हम क्वेश्चन एक और लिखते हैं इसका, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एक आइडिया डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, ताकि 2 एक MCQs आपके हो जाएँ। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2 इन 2 पावर x² + 3x + 2 = 1। अब अगेन जिस तरह आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन, जब सोल्यूशन की बात आती है, यानी x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, तो हम बैक सॉल्व करने वाले मेथड को प्रेफर करते हैं। अब वहाँ तो डायरेक्ट हमें सिर्फ x की वैल्यूज पुट करना थी। यहाँ आप देखें तो इसके राइट साइड पे एक नंबर 1 लिखा हुआ है। जब भी अननोन वेरिएबल पावर में लिखा हो तो 2 साइड्स हों इक्वेशन की, तो फिर आप दोनों तरफ बेस इक्वेट करके चलते हैं। इसकी बेस 1 है, इसकी बेस 2 है, तो 1 को भी आपने 2 की बेस में लिखना है ताकि दोनों तरफ इक्वेटेबल हो ये इक्वेशन। तो आप देखें ज़रा, मैंने 1 को लिखा है 2 पावर 0। अब आप देखें दोनों तरफ बेसिस बराबर हैं, तो पावर भी हम क्या करेंगे, इक्वेट। अब वो जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी वो ज़रा आसान हो गई और वो बन गई हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस x की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 बनेगी, वही वैल्यू यहाँ जब 0 करेगी तो 2 पावर 0 1 हो जाएगा, यानी कि वही वैल्यू जो इसको 0 कर रही है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस इक्वेशन को आप देख लें, इसको चेक करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, बारी बारी पुट करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले में लिखा हुआ है 1, 2, जो अगर तो 2 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं हर एक में, तो दोनों में से जो ऑप्शन ज़्यादा ईजी हो चेक करने के लिए उसको पहले आप सेलेक्ट किया करें। तो 1 ज़्यादा ईजी है, 1 चेक करते हैं। 1 यहाँ पुट करें, x की जगह 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो इसका मतलब ये 0 नहीं बन रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इन दोनों में से 0 चेक करना ज़्यादा बेहतर है, तो 0 पुट करें। 0 + 0 + 2 0 0, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आ गया हमारे पास ये वाला, अगेन अगर 0 उसमें है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 0 इसमें भी है सेटिस्फाई ये भी नहीं करेगा, इसको भी छोड़ दें। तो लॉजिकली जो मैंने पहले आपको बताई है बात कि 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए हैं तो जो आखिरी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास टाइम हो तो हम अपनी तसल्ली के लिए आखिरी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं और कर दें। वैसे हमें कन्फर्म पता है कि ये हमारा सोल्यूशन है, लेकिन आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए उसको हम चेक भी कर लेते हैं। -1 आप यहाँ पुट करें, -1 का स्क्वायर +1, यहाँ -1 पुट करें तो ये हो जाएगा -3 और +2 देखें इक्वल टू क्या हो रहा है 0। और अगर -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ -2 पुट करें -6 और यहाँ +2 है तो क्या हो गया, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास, ये भी ऐसी इक्वेशन है कि जो खुद क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाती है। और इसको अगर हम डिफाइन करें, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लें और ताकि फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल्स बना सकें। तो मैं बोलता हूँ, सुने आप लोग और लिख लें अपने पास। एन इक्वेशन विच रिमेन्स unchanged when x is replaced by 1/x. An equation which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called reciprocal equation. तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसके बारे में, अभी मैंने डिफाइन कर दिया है, आप लोग लिखने अपने पास और एग्जाम्पल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं इसकी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कोट करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि x² + x² + 1/x² + 3 = 0, ये लिख दिया मैंने। अब ये ऐसी इक्वेशन है कि अगर आप इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, आप x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, तो ऑटोमेटिकली 1/x रिप्लेस हो जाएगा किससे, x से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x², यहाँ आ जाएगा x² और +3, अगेन आपके पास सेम इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब है ये डेफिनेशन को पूरा कर रही है, तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन बनी, रेसिप्रोकल। एक एग्जांपल और कोट कर लेते हैं, x + 1/x - 2 = 0। यहाँ भी आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस करें 1/x से, तो ये 1/x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, -2 वहीं रहेगा और दोबारा से इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेम। तो इसका मतलब ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास आ गई रेसिप्रोकल इक्वेशन की, जिसमें हमने रिप्लेसमेंट करके वेरीफाई भी कर लिया। अब क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि इस इक्वेशन के
की जो डिग्री है वो क्या होती है। तो एक बात तो आप याद रखें, जो लोग सुन रहे हैं, कि डिग्री हमेशा किसी पोलिनोमियल की होती है, यानी डिग्री वाले क्वेश्चन की सेंस ही बनती है सिर्फ पोलिनोमियल में। तो अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं या इसकी डिग्री पूछूं, तो याद रखना है कि अगर उन ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट का या नॉट पॉसिबल का या नन का है, तो वो आप लोग चूज़ करेंगे। और अगर वहाँ ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है और कोई डिग्री वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, हर एक ऑप्शन में डिग्री लिखी हुई है, तो फिर आप ये करेंगे कि इस इक्वेशन को पहले पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने का क्या मेथड होता है कि आपने पोलिनोमियल का मतलब आप सारे समझते हैं कि जिसमें कोई भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती। तो हमें ये जो x पावर 2 है ऊपर जाके -2 बना देगी और x पावर 1 ऊपर जाके x पावर -1 बना देगी। तो इन दो पावर्स को रिमूव कर दें, पोलिनोमियल बन जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगी आपके पास, देखें, x पावर 4 + 3x² और +1 = 0। तो अब देखें, जो आपको देखने में डिग्री लग रही थी उसकी, वो कितनी थी जो आपको नज़र आ रही थी, जबकि एक्चुअल डिग्री कितनी है इसकी, 4। तो यहाँ से एक शॉर्टकट बन जाता है कि अगर डिग्री आपको ऑप्शन में मिल रही है और नन वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर जो रेसिप्रोकल इक्वेशन की डिग्री देखने में लग रही होगी फ्रैक्शनल फॉर्म में, एक्चुअल डिग्री उसका डबल होगी। तो आप फ़ौरन ये काम किए बगैर बता सकते हैं। पहली बात तो मैंने बताई है कि डिग्री सिर्फ पोलिनोमियल की होती है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड या नन ऑफ दीज, तो वो चूज़ करें। और लेकिन अगर सारे ऑप्शन डिग्री वाले हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है कुछ, तो फिर आप इसको इस तरह से पहले पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। अब ये आपके पास है, इसको भी इसी तरह मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये पोलिनोमियल बने। तो ये आएगी आपके पास x² - 2x + 1 = 0। अभी भी देख लें, जो इसकी डिग्री देखने में लग रही थी और जो एक्चुअल डिग्री है वो कितनी है। तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि जो रेसिप्रोकल इक्वेशन की रेसिप्रोकल फॉर्म में डिग्री नज़र आती है, एक्चुअल डिग्री पोलिनोमियल फॉर्म में आने के बाद उसका डबल हो जाती है। तो हमें MCQs में फ़ौरन पता लग जाएगा कि अगर इसकी डिग्री इक्वेशन को पोलिनोमियल में कन्वर्ट करके देखी जाए तो वो 4 होगी और इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो डिग्री 6 होती। अब ये एक टाइप होगी। फिर बाद दफ़ा ऐसा होता है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है उसकी एक और तरह से भी एक्सप्रेशन बनाई जाती है, जो आमतौर पर स्टूडेंट जिससे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। इसी को अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पहले वाला लिखा था मैंने, अगर एग्जांपल की जगह हम लिख देते हैं कि ये इसका केस 1 है, तो इसका एक केस 2 भी बनाते हैं जिसमें आपको इक्वेशन पहले से ही पोलिनोमियल फॉर्म में लिखी नज़र आती है और रेसिप्रोकल आपको नज़र नहीं आ रहे होते। तो मैं लिखता हूँ, देखें, ax पावर 4 bx³ cx² + bx + a = 0। अब देखिए, ये तो चलो नज़र आ रहा था कि 1/x², 1/x, यानी रेसिप्रोकल की कुछ सेंस आपको समझ आ रही थी। यहाँ पे तो एक प्लेन इक्वेशन लिखी है पोलिनोमियल फॉर्म में और लिखी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4, 3, 2, 1 पावर में फिर 0 पावर है। तो आप लोग याद रखा करें कि जब भी कभी आपके सामने कोई इक्वेशन प्रॉपर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, तो कैसे चेक करना है कि वो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं। तो इसका तरीका ये होगा कि डिसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने इसके स्टार्ट और एंड से जो इक्वी डिस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करने हैं। तो ये देखें, इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, a, फर्स्ट वाला। तो इसका लास्ट भी क्या है, a है। तो फर्स्ट वाला किसके इक्वल हुआ, लास्ट के। इसका सेकंड b है, तो सेकंड लास्ट भी क्या है, b। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वेट हो रहे हैं। तो जिस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसके स्टार्ट और एंड से इक्वी डिस्टेंट कोफिशिएंट सेम होंगे, वो इक्वेशन भी आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। तो अब इसका MCQ इस तरह से बन सकता है कि 4 आपके पास ऑप्शंस हो एंड यू हैव टू सिलेक्ट द वन विच इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, तो आपने देखना है कि अगर इस फॉर्म में है तो आप रेसिप्रोकेट करके x को रिप्लेस करें 1 और x से और फिर देख लें, और अगर इस फॉर्म में है तो फिर इक्वेट करके देख लें आप लोग। इसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो जो आपका जूम सेशन है वहाँ पे मैं एकत्र करवा दूंगा और जो बुक्स आपको मिलेंगी उसमें आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं, जो थर्ड ऐसी इक्वेशन लिखना चाह रहे थे कि जो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक में रिड्यूसिबल है, अब उसकी तरफ चलेंगे हम। अब हम आते हैं रेडिकल इक्वेशन की तरफ। तो रेडिकल इक्वेशन को मैं डिफाइन करता हूँ, आप लोग इसको लिख लें अपने पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखने का टाइम नहीं है ताकि आप सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल्स कर सकें। तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लें और लिख भी लें।
An equation involving radical expression of variables is called radical equation. An equation involving radical expression of variables is called radical equation. अच्छा, इससे रिलेवेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं और इसकी दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पहली एग्जांपल तो आप ये देख लें इसकी कि मैं आपसे कहता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। एक हम ये लिख लेते हैं जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो कोई भी अगर आप ऐसी इक्वेशन देखें जिसमें वेरिएबल टर्म जो है, वेरिएबल की एक्सप्रेशन रेडिकल के अंडर आ जाए, हम उसे कहते हैं कि वो रेडिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद इससे रेलेवेंट क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपसे पहले भी शायद बताया था आपको कि एक बार नस्ट के टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें डिग्री पूछी गई थी। अभी थोड़ी देर पहले हम डिग्री की बात कर रहे थे, तो इसके हवाले से भी ये देख लें। एक डिग्री वाला क्वेश्चन ये आया था कि डिग्री आपने बतानी थी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b इक्वल्स टू 0। ये एक हमारे पास इक्वेशन थी जिसकी हमने डिग्री बतानी थी। तो अब आप देखिए, मैंने पहले आपसे कहा है कि डिग्री की सेंस तो बनती ही उस वक्त है जब आपके पास कोई पोलिनोमियल हो। अब चूँकि यहाँ पे पोलिनोमियल तो है नहीं, तो जो 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, अगर वहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड या नन ऑफ दीज या नन, तो फिर वो टिक करें आप लोग। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि उसमें ऑप्शंस ऐसे ना नहीं होता कोई भी, तो उसमें 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 या 3 इस तरह ऑप्शन हो आपके पास, तो फिर इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देना आप लोगों ने, अगर हो सकती है तो पोलिनोमियल में कन्वर्ट करने की देखिए मैं इसको करके बताता हूँ क्या करना है। आपने पोलिनोमियल में कन्वर्ट करने डेफिनेटली इसका रेडिकल रिमूव करना है, और रेडिकल दोनों एक साइड पे करके कभी हम स्क्वायर नहीं करते, दोनों को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट राइट पे। तो देखें आप अगर इसको लेफ्ट राइट पे शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बनता है, x प्लस a इज़ इक्वल टू x प्लस बी स्क्वायर रूट एंड देन वी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाना है, x प्लस a इज़ इक्वल टू x प्लस बी। x से कैंसिल हो जाएगा, a b एक तरफ करें तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अब x चूँकि वेरिएबल होता है और a और b c वगैरह यूजुअली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये कांस्टेंट बन गई है। और अगर इसके साथ x को ज्यूम कर भी लें तो x पार क्या होगी, 0। इसका मतलब ये इक्वेशन अल्टीमेटली एक 0 डिग्री की पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर इसका कोई ऐसा ऑप्शन है, नन वाला ऑप्शन नहीं था और डिग्री वाले ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन अल्टीमेटली कांस्टेंट पोलिनोमियल बनेगी 0 डिग्री वाली। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हम ये कहेंगे कि इसकी जो डिग्री है अगर पॉसिबल हो सकती थी तो वो क्या थी, 0। तो ये इस तरह क्वेश्चन लास्ट में था। आल दो की डिग्री सिर्फ पोलिनोमियल की होती है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको आप इस तरह से डील करेंगे एंटी टेस्ट के हवाले से। अब हम आगे चलते हैं, इसके अलावा इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक और MCQ डिस्कस कर लेते हैं इसका, जिसमें हमसे सोल्यूशन की बात उसने की है और हमने सोल्यूशन बताना है इसका। तो सोल्यूशन सेट ऑफ √x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपने बताना है। अब ये एक रेडिकल इक्वेशन है और यूजुअली जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप सारे जानते हैं कि इसका जो मेथड है वो क्या करते होते हैं आप लोग, x प्लस 3 इधर ही छोड़ेंगे और 1 आप इस तरफ ले आएंगे। यानी मैं इसका हिंट देता हूँ आप लोगों को, और जहाँ जहाँ आपने गलती की है वो गलती भी आपको बताता हूँ कि कहाँ आपसे गलती हो सकती है। आपने 1 इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, -1। फिर लॉजिकली जो एक रूटीन मैटर होता है वो क्या होता है कि आप इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 स्क्वायर रूट कट के बाहर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 यहाँ ला के माइनस करें तो -2। अब ये आंसर तो आपका आ चुका है और जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ सॉल्व किया है वो भी यही समझ रहे होंगे ये हमारा आंसर है, हालांकि ये हमारा आंसर नहीं है। तो अगर आप जल्दी में करते हैं तो यहाँ देख के फ़ौरन आप इसको टिक कर देते हैं, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होता। अब देखिए कैसे पता लग रहा है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके 2 तरीके हैं। पहली जो लॉजिकल और कंसेप्चुअल बात याद रखें कि जब भी किसी स्क्वायर रूट के राइट साइड पे नेगेटिव आ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाती है ये। तो यहीं पता लग गया था, लगना चाहिए था हमें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बात समझाने के लिए मैंने पूरा सॉल्व किया है इसको, सिर्फ आपको ये आइडिया समझाने के लिए। अदरवाइज़ अब आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो और स्क्वायर रूट के राइट पे नेगेटिव आए तो वहीं छोड़ दिया करें कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर चलें आपने कर भी दिया और आपको ये बात भूल गई थी कि पॉसिबल है ही नहीं, अब यहाँ पहुँच के भी आप फिर भी इसको चेक कर सकते हैं।
सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया है। अब आप ये करें कि ये सोल्यूशन पुट करके देख लें यहाँ पे कि क्या ये सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देख लें, यहाँ मैं आपको चेकिंग करके बताता हूँ इसकी शॉर्ट सी चेकिंग में। आप क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या होगा -2 + 3 1, स्क्वायर रूट के अंदर 1 आया और +1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0। 1 एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका तो स्क्वायर रूट 1 ही आएगा और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 1 + 1 2 होना चाहिए था, जबकि 0 हो रहा है। इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, या फॉल्स कह लें डायरेक्ट इसको। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फॉल्स है तो फिर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो रूट सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसका मतलब है उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर इसका एक ही आंसर आया था वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, एम्प्टी सेट, बिकॉज इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि हमें यहाँ से और क्या चीज़ें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हमारे किसी और MCQ में हमारे काम आ सकती है। तो पहली बात तो ये याद रखें आप लोग, चेकिंग आपने कब करनी है सोल्यूशन की, जब भी मैथमेटिक्स में आप किसी इक्वेशन में खुद स्क्वायर करते हैं। खुद स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि आप उसकी डिग्री जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। तो जब भी आप खुद स्क्वायर करेंगे, आप याद रखें उस इक्वेशन में एक्सट्रेनियस रूट्स, यानी ऐसे रूट्स आने का चांस होता है जो सेटिस्फाई ना करें, और चांस होता है, कंफर्म नहीं कि ऐसे ही होगा, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसलिए जब भी मैथमेटिक्स के अंदर याद रखें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए खुद आप स्क्वायर किया करेंगे, तो याद रखना है कि उसमें आंसर हमेशा चेक करना है आप लोगों ने, एक बात। दूसरी बात ये याद रखें आप लोग कि ये जो रेडिकल इक्वेशंस होती हैं यूजुअली इनमें हम स्क्वायर करते हैं, इसलिए रेडिकल इक्वेशन में इस तरह के रूट्स आने का चांस होता है जो सेटिस्फाई ना करें। तो रेडिकल वाले क्वेश्चन जब भी आप पेपर में उनका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो जो आंसर आपके माइंड में आ रहा हो या सॉल्व करके निकाला हो वो उसको एक बार चेक करके लिखा करें, डायरेक्ट टिक ना किया करें। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि जो रूट सेटिस्फाई नहीं करता, यानी सॉल्व करके तो निकलता है रूट लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करता, इसको एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। एक्स्ट्रा से ये वर्ड निकले, एक्सट्रेनियस रूट। तो मैं ये दो बातें जो मैंने अभी आपको एंड में बताई हैं उनका मैं नोट बनाता हूँ यहाँ पे, ताकि ये बात आपके नॉलेज में रहे और आप फ्यूचर में कभी भी अगर ये सिचुएशन देखनी पड़े तो आप उसको याद रखें। तो मैं दोनों बातें यहाँ नोट बना के लिखवाता हूँ। पहली बात, इसको बेशक आप अलग से हेडिंग बना लें नोट की। तो पहली बात मैं ये लिखवाता हूँ, अगर आप मैं बोल दूँ आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कर भी देता हूँ कि अ रूट ऑफ इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। अ रूट ऑफ इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। जो रूट सॉल्व करने से तो आता है लेकिन सेटिस्फाई नहीं करता उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो x = -2 था ये इस इक्वेशन का एक्सट्रेनियस रूट था, इज एक्सट्रेनियस रूट। एक्स्ट्रा से ये वर्ड निकला था एक्सट्रेनियस रूट का। दूसरा नोट आप ये लिख लें, मैं बोल रहा हूँ और यहाँ लिख भी दूंगा खैर, कि एक्सट्रेनियस रूट्स मे अकर इन द केस ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। एक्सट्रेनियस रूट्स मे अकर इन द केस ऑफ रेडिकल इक्वेशन, यानी एक्सट्रेनियस रूट्स के आने का चांस कब होगा, रेडिकल इक्वेशन में होगा, क्योंकि आप इनमें स्क्वायर करते हैं खुद। तो ये बात आप मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, एक्सट्रेनियस रूट्स मे अकर in the case of radical equations। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको जब भी रेडिकल इक्वेशन नजर आएगी तो आप उसका कम से कम डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे। ऐसे आपके फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में भी और सेकेंड ईयर में कुछ क्वेश्चन है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बुक की बात करें, चैप्टर 4 में 4.3 एक्सरसाइज जो है वो पूरी रेडिकल इक्वेशंस वाली है। 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आंसर आप चेक करते होते हैं। और 4.10 के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इसी तरह चैप्टर 14 जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका है उसका जो लास्ट पेज उससे पीछे है 14 चैप्टर यानी एक्सरसाइज से पिछला पेज, उस पर एग्जाम्पल 5 है। तो ये बुक में वो जगह है, वो क्वेश्चन है जहाँ हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने की वजह से हमें फिर उसके रूट्स को चेक करना पड़ा और जो एक्सट्रेनियस रूट्स थे उनको हमने डिस्कार्ड किया, निकाला उनको हमने। तो यहाँ तक हमारा वो काम ख़त्म हुआ जिसमें हमने पढ़ना था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
अब हम आगे चलेंगे 4.4, 4.5 की तरफ और इसको कोशिश करते हैं कि आज वाइंड अप करें इस लेक्चर में हम। अब 4.4 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमने पढ़ना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और ये फेडरल बोर्ड के हवाले से फर्स्ट ईयर लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन एंटी टेस्ट के हवाले से MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो हम इसका मीनिंग क्या होता है। एक तो देखें, यूनिटी का मीनिंग तो आप जानते हैं 1 है यहाँ पे। क्यूब रूट्स का मतलब है कि आपने वो नंबर सर्च करने हैं जिनका क्यूब लेने से 1 आंसर आता हो। तो जैसे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि x वो नंबर है, कौन सा नंबर के जिसका क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो मैथमेटिकल वे से देखें, जो कंसेप्चुअल बात है वो ये है कि अगर एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, उसके 3 पॉसिबल आंसर्स एट मोस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं इस नंबर की कि जिसका क्यूब 1 के इक्वल हो। जब इसको हम सॉल्व करें, जो कि सॉल्व करने का यहाँ टाइम नहीं है, शॉर्ट में लिखता हूँ आप लोगों के सामने। जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 1 उस साइड पे ले जाएंगे, फिर फैक्टर बना लेंगे जो क्यूब का फार्मूला होता है। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास। अब हमें समझ आ गई ये बात कि अगर दोनों को बारी बारी 0 पुट करें तो एक रूट 1 निकलेगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जो रूट आना है वो इस तरह से होगा। आपके पास 2 रूट्स बनेंगे जो कि क्वाड्रेटिक है, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो आपने देखा कि ये क्यूबिक इक्वेशन थी, इसके 3 रूट्स आए हमारे पास। एक रूट हमारे पास रियल आ गया और बाकी जो 2 आए हमारे पास वो आ गए हमारे पास कम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या इमेजिनरी कह लें इसको आप। तो हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली यहाँ से कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से एक रूट रियल और 2 रूट्स हमारे क्या आगे, इमेजिनरी आगे। अब होता ये है कि जब ये इमेजिनरी रूट्स हैं, इनको फर्दर जब स्टडी किया जाता है तो इनके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आती हैं। और प्रॉपर्टीज़ में जो कि फिर बार बार ये नंबर लिखने पड़ते हैं हमें, तो वो इनकन्वीनियंट होता है हमारे लिए। तो फिर साइंटिस्ट ये करते हैं कि ऐसी रिसर्च, ऐसे नंबर्स की रिसर्च जो बार बार यूज़ हो रहे हैं उनको फिर किसी सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। तो फिर ताकि बार बार हमें ये पूरा ना लिखना पड़े और सिंबॉलिक वे से हम आसानी से उसको डिस्कस कर सकें। तो इसलिए ये किया गया था कि जो पहले वाला है, एक रूट इनमें से जो माइनस वाला होगा या प्लस वाला, किसी एक को, तो मैं ये करता हूँ कि जो प्लस वाला है इस रूट को लेट किया गया था ओमेगा, ये W की तरह सिंबल है। और फिर जो दूसरा रूट था वो ऑब्ज़र्व किया गया कि दूसरा रूट इसी का स्क्वायर बन गया था। ये जो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 है, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास, और इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो ये माइनस वाला बनेगा। और एक अच्छी बात यह है कि इसका स्क्वायर करें तो बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से किसी एक को ओमेगा रखें तो दूसरा उसका स्क्वायर बनेगा। अब हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट। तो हमें ये बात समझ आई कि एक रूट रियल है 1, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये इमेजिनरी है। तो ये जो 3 रूट्स हैं ये कहलाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या बन सकता है, उसको डिस्कस करके फिर आगे चलते हैं। तो आप सबसे पहले जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स। तो लिखते हैं क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में भी लिखी है, जो कॉमन यूज़ होती है, वो ये है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। अगर आप इन तीनों का सम करें तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी = 0। फिर यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें और एक इसकी फॉर्म बनाएं तो 3 इसकी 4 ब्रांचेस बन सकती हैं। अगर हम 1 और ओमेगा का सम करें तो वो -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर हम इसमें से 1 और ओमेगा स्क्वायर का सम करें तो ये -ओमेगा आ जाएगा। और अगर हम इसमें से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो ये आएगा -1। अब ये जो लास्ट वाला लिखा है मैंने, इसको मैं थोड़ा सा अलग से करके एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसमें हमारे काम की कुछ और बातें नहीं है। ये जो एंड में लिखा है हमने, इसको मैं इधर हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1। इस बात का मीनिंग समझें। 1-2 बार ऐसा हुआ कि एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आया कि सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो स्टूडेंट्स ने फ़ौरन आंसर कर दिया 0,
चूँकि वो सम देखते हैं तो समझते हैं शायद इस सम की बात हो रही है। तो ये याद रखना है कि सम ऑफ ऑल दी क्यूब रूट्स तो ज़ीरो होता है, लेकिन सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या होता है, -1, चूँकि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। तो इस आखिरी बात को मैं वर्डिंग में लिखता हूँ, देखें। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ इमेजिनरी भी कह सकते हैं या कम्प्लेक्स क्या है, सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -1 के। तो ये इस तरह से एक छोटी सी बात थी, आपसे शेयर कर ली, जो कि एमसीक्यू में आई थी और स्टूडेंट्स ने इसमें गलती की थी। नंबर सेकंड पे आते हैं। नंबर 2 हमारे पास ये है कि अगर इन सारों को मल्टीप्लाई किया जाए, इनका फाइंड किया जाए प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल। दैट इज़ क्या मतलब हुआ, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा 1, जिसको सिंबल वर्डिंग में हम ओमेगा क्यूब लिख लेते हैं। ये दो तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो ज़्यादा यूज़ होनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी फिर हम इनको खुद भी अगर फर्दर स्टडी करें तो इनकी कुछ और फॉर्म्स भी हम लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिर्फ इस ओमेगा क्यूब से रिलेवेंट बता दूं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। आपको याद होगा हमने आयोटा पावर 4 जब 1 की लिखी थी चैप्टर 1 के अंदर, तो उसके भी हमने कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। तो ओमेगा और आयोटा ये दोनों पीरियोडिक नंबर हैं, और मैथमेटिक्स में याद रखा करें जब कोई नंबर किसी पावर पे 1 बन जाए तो उसको पीरियोडिक नंबर कहते हैं, और वो पावर उसका पीरियड कहलाती है, जो कम से कम पॉजिटिव पावर आपको मिलती है। अब हम आगे चलते हैं, 2 एमसीक्यू डिस्कस कर लें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लेट से कि मैंने वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा पावर लेट से 31 की, तो याद रखना है कि ओमेगा की कोई भी पावर आप अगर उसको डील कर रहे हो 3 से ग्रेटर, चूँकि 3 तक तो हम जानते हैं ओमेगा पावर 1 ओमेगा है, ओमेगा पावर 2 ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। तो हम ये करेंगे कि जब भी कभी ओमेगा की पावर 3 से ग्रेटर आएगी तो उसको डील करने का तरीका ये होगा कि उसको पीरियड पे डिवाइड करेंगे। पीरियड कितना है इसका, 3। 31 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 का टेबल है वो जाता है 30 तक, पीछे रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो ओमेगा पावर 31 इज सेम एज ओमेगा पावर 1। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक हमें मिल जाती है, बजाय इसके हम इसको ब्रेक करते रहें और टाइम वेस्ट करें वहाँ पे। 1-2 एग्जांपल्स और लिख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मुझे ओमेगा पावर 100 फाइंड करनी है, तो आप देखें आपने पीरियड पे डिवाइड करना है 3 पे। 100 को 3 पे डिवाइड करें तो 99 तक टेबल जाता है, पीछे रिमाइंडर 1 बचता है। इसका मतलब है ये इक्वल होगा ओमेगा पावर 1 के। अगर मुझे फाइंड करना है ओमेगा पावर 300 एंड लेट से 5 कर लेते हैं। अब आप 3 का टेबल अगर इसके नज़दीक देखें तो 303 तक, यानी 303 तक 3 का टेबल जाता है, तो इसका मतलब 2 रिमाइंडर बचता है पीछे, तो आपका आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और अगर कोई ऐसी पावर आ जाए जो 3 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट आपने 1 कर देनी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ओमेगा पावर 60 फाइंड करना है, तो 63 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे उसको 1। तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन ओमेगा की पावर से रिलेटेड आया तो वो आपके लिए अब इशू नहीं है। अगर इसको, ये तो चलो हमने एक सिंगल पावर देखी है, हम इसको सम में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम सम की बात करें, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे अगर सम करना है ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 2, ओमेगा पावर 3 से लेकर ओमेगा पावर 18 तक, तो आप याद रखें कि कोई भी इसकी 3 पावर्स अगर कंसेक्टिव ली जाएं, जिस तरह आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स का सम 0 हुआ करता था, इस तरह ओमेगा की 3 कंसेक्टिव पावर का सम 0 होता है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 पहली 3 भी 0, उससे नेक्स्ट भी 0, उससे नेक्स्ट भी 0, तो 3 के अगर सेट्स बनाएं तो 18 तक 3 के 6 सेट्स बनेंगे, और हर 3 जो पावर आएंगी कंसेक्टिव उनका सम 0 होता जाएगा। तो ओवरऑल ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 18 तक सब का सम क्या हो जाएगा 0। अब ये लास्ट नंबर देखना है, अगर ये 3 का मल्टीपल है, अगर ये लास्ट नंबर 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे जो हैं वो जो सेट बनेंगे 3 के, वो सारे सेट्स का आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट नंबर 3 का मल्टीपल लास्ट पावर ना हो, लेकिन इतना गारंटी आपने लेनी है कि 3 के सेट्स पूरे होने चाहिए। तो फिर हम उसको देखेंगे उसका क्या तरीका होगा, वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 2, ओमेगा 3 से लेकर ओमेगा पावर 100 तक कर देता हूँ, और हमने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
अब आप देखें, ज़रा ध्यान से बात सुनिए आपने। पहले तो ये देखें कि 1 से लेकर 100 तक 3 के कितने सेट्स बन सकते हैं। तो 3 का टेबल जाता है 99 तक। इसका मतलब 99 जो पावर होगी ओमेगा की, वहाँ तक 3 पावर के सेट बन जाएंगे, वो सारे क्या हो जाने 0। तो 99 तक तो 0 हो जाएगा सारा। आगे जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 99 तक 0 हो गया, तो पीछे सिर्फ आपके पास क्या बचने, ओमेगा पावर 100। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक, अब एक नंबर चूँकि बच चुके हैं ना आपके पास, तो जितने नंबर एंड में बचते हैं वो असल में जो शुरू में नंबर लिखा होता है उसके बराबर आंसर देता है। तो ओमेगा 100 जो है वो ओमेगा 1 के बराबर आंसर देगा आपको। अगर 2 नंबर्स बचते हैं एंड पे, 100 बचता और 101 बचता, तो फिर इन दोनों के सम के बराबर हमारा आंसर आता। तो अभी अगर हमारे पास 100 है, मैं इसको रेज करता हूँ, देखें 99 तक टेबल पूरा हो गया, पीछे एक पावर बची 100। तो अगर एक पावर बची है तो आप स्टार्ट वाला जो नंबर होगा वो लिख दें यहाँ पे कि ये ओमेगा पावर 1 के इक्वल है। और अगर लेट से ये होता 101 तक, तो फिर 2 पावर बचती, फिर हम लिखते हैं ओमेगा पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो वो भी मैं आपको करके बताता हूँ, देखें। तो यूँ अगर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और ये लेट से आ गया ओमेगा पावर 101। अब देखें 99 तक टेबल पूरा हो गया, 2 पावर्स आगे एक्स्ट्रा हो गई, 100 और 101। तो जितनी पावर, जितनी टर्म्स बच जाएंगी उतनी टर्म्स आपने स्टार्ट से लिख देनी है। तो क्या आंसर आएगा आपका, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, ये लिखा हुआ आपके सामने, ये इक्वल होगा -1 के। तो सम वाले क्वेश्चन और सिंगल जो पावर है वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं और इस टॉपिक को फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का जो रिलेशनशिप आपस में पॉसिबल है और जो हमारे MCQs के लिए ज़रूरी है समझना। सबसे पहली चीज़ तो देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले ओमेगा को ड्राइव किया था और देखा था उसमें कि जो ओमेगा था वो था -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ये अगर ओमेगा था तो आपने देखा था जो दूसरा ओमेगा स्क्वायर था वो था -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप जानते हैं कि अगर ये प्लस टर्म है आयोटा वाली, यानी प्लस वाली टर्म, और ये माइनस वाली, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो पहला रिलेशनशिप तो ये मिल गया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। दूसरा ये मिल रहा है हमें कि ये अगर ओमेगा है तो इसका स्क्वायर ये है, और अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर वो है। तो इसका मतलब है, सेकंड रिलेशनशिप ये है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इसको अगर रेसिप्रोकेट किया जाए, इन्वर्ट किया जाए, तो ये बन जाता है, और इसको इन्वर्ट किया जाए तो वो बन जाता है। इसका मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, जिनको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन इनके हो सकते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, और फिर उसके कुछ आपको MCQs करवा दूँगा ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। तो अब शुरू करते हैं। पहला रिलेशन तो अभी आपने देखा था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट, नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा रिलेशनशिप ये है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इस तरह पहले कॉन्जुगेट लिखा था, अब हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ ईच अदर, स्क्वायर ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे का स्क्वायर भी होते हैं। यानी जो प्लस वाला है उसका स्क्वायर करें तो माइनस वाला बन जाता है, और अगर माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाला, और ये आसानी से वेरीफाई भी हो सकता है। नंबर 3 ये है कि जिस तरह आपने कहा कि दूसरे का स्क्वायर होते हैं, इसी तरह से हम कहते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर, स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का स्क्वायर रूट भी होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि वैसे आप जानते हैं कि मैं अगर x का स्क्वायर लूँ और उसका स्क्वायर रूट करूँ तो स्क्वायर रूट तो पावर को कम कर देता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी टेक्निकल बात आपको नज़र आ रही है कि ओमेगा का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर बनता है। यहाँ स्क्वायर रूट पावर को इंक्रीज़ कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल बात आपने देखनी है और इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व भी करना है आप लोगों ने। तो 3 प्रॉपर्टीज़ ये होगी, और 4th प्रॉपर्टी ये लिख लें आप कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं आर मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। तो लें जी, अब आप देख सकते हैं कि 4 मैंने बातें लिखी हैं और इन चारों बातों को तो अगर आप चाहें तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से पहली बात अगर एक्सप्लेन करें तो ये देख ले सकते हैं आप लोग कि ओमेगा का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लिया जाए तो ओमेगा बनेगा। दूसरी बात तो ऑब्वियस है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो तो बड़ी क्लियर है, उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो ये देखें ओमेगा का स्क्वायर बन रहा है और अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा 4 बनेगा और ओमेगा 4 अभी हमने पढ़ा है कि जो भी पावर ऑफ 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, 4 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 तक टेबल चला जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये दोबारा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। तीसरी बात स्क्वायर रूट थी, अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ओमेगा। लेकिन अगर आप ओमेगा का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये एक बड़ा सोचने वाला काम है कि ये कैसे ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसका प्रूफ ये मिल रहा है ऊपर आपको देखें, ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा 4 के। तो मैं ओमेगा की जगह लिख देता हूँ ओमेगा 4 और ओमेगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर रूट क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बन गया, ओमेगा। और आखिरी वाली बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, उसको भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। आखिरी वाली बात क्या लिखी है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो भी देख लें। आप ये देखें कि जो ओमेगा है इसका क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो ओमेगा क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से आप देखें अगर मैं इस ओमेगा को यहाँ ला के डिवाइड कर दूँ तो अगर मैं ओमेगा को उस तरफ डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा 1 ओवर ओमेगा, और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को इधर ला के डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा। इसका मतलब है ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है, यानी दोनों इस तरह के रेसिप्रोकल भी हैं। तो ये यहाँ तक ये जो चारों बातें मैंने लिखी थी, मैंने आपको जिस जिस बात में एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ रही थी मैंने वो एक्सप्लेन कर दी है। एक एमसीक्यू बना लेते हैं इसका। आपसे अगर कहा जाए कि स्क्वायर रूट फाइंड करें आप, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा माइनस 1 ओवर ओमेगा का, यानी आपने इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट कि वो क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा के साथ तो आप फेमिलियर वैसे भी हैं कि ये किसके इक्वल होगा, और जो 1 ओवर ओमेगा है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किसके बराबर है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने कि ओमेगा प्लस ओमेगा 1 ओवर ओमेगा, यूँ कर लें माइनस वाला जो केस है उसको मैंने प्लस में लिखा है ताकि ज़रा ईजी हो आप लोगों के लिए। अब देखें 1 ओवर ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ओमेगा प्लस ये जो 1 ओवर ओमेगा इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक होगी बात भी। अब आप बताएं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का सम है और ये इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। तो इसकी जो 4 ऑप्शन अगर हमारे पास हों, जैसे एक ऑप्शन लेट से है 0, एक ऑप्शन हमारे पास 1 है, एक ऑप्शन हमारे पास -1 है और एक ऑप्शन हमारे पास आयोटा है, तो हम ये आयोटा वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे यहाँ से। क्लियर होगी बात भी, एक MCQ सफिशिएंट होगा इसके लिए। अब आगे चलते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट के तो काम ख़त्म हो चुके हैं। हम बात करते हैं अगर किसी इक्वेशन के अंदर आपने क्यूब रूट्स निकालने हो फ़ौरन, तो आप उसको कैसे फ़ौरन से बता सकते हैं कि उसके क्या क्यूब रूट्स हो सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन उसका भी बना दूँ आप लोगों के लिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप बताएं क्यूब रूट्स ऑफ लेट्स से 27, ये आपने बताना है कि 27 के क्यूब रूट्स कौन से होंगे। तो आप याद रखा करें, सबसे पहले आपने एक रियल रूट गैस करना होता है। ये गैस कर लें कि 27 का रियल रूट कौन सा हो सकता है जो इसका क्यूब रूट हो। तो हम सारे जानते हैं कि 3 पावर 3 जो है वो 27 बनता है। तो एक अगर आपने क्यूब रूट डिस्कस कर लिया इसका, अगर पता लग गया कि एक रूट इसका 3 है, तो बाकी कंफर्म हो जाएगा, फिर होंगे
3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से एक और बना लेते हैं इसका MCQ। आपसे अगर कहा जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं -8, तो आप वही बात है कि पहले आप देखें कि -8 का कोई एक रियल रूट कौन सा होगा। तो -8 का एक रियल रूट -2 होता है, जो -2 का यानी जो इसका रियल क्यूब रूट है। -2 का क्यूब क्या होगा -8। अब बाकी दो कन्फर्म कौन से होंगे, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी नंबर का एक रियल रूट गैस करें और बाकी उसी के साथ एक बार ओमेगा लिखें और एक बार ओमेगा स्क्वायर, तो आप उसके क्यूब रूट्स फाइंड कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ हम पहले बता चुके हैं कौन कौन सी थी, और एक दो बातें मैं आपको बोल के बताता हूँ, वो भी सुन लें। जैसे ये 3 रूट्स आपके सामने हैं, तो 27 के जो क्यूब रूट्स का सम होगा वो जिस तरह यूनिटी के क्यूब रूट का सम 0 होता है, इसी तरह क्यूब रूट्स का भी सम क्या होगा 0। तो आप याद रखें किसी भी नंबर के क्यूब रूट का सम हमेशा 0 होता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो आप सारे जानते हैं कि जिस तरह ओमेगा क्यूब 1 होता है, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के इक्वल है, इसी तरह किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो उसी नंबर के बराबर हुआ करेगा। तो बजाय इसके कि हम पहले रूट्स फाइंड करें, हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 27, वाइल सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स का सम हमेशा 0 और प्रोडक्ट उसी नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -8, तो ये नहीं करना कि पहले फाइंड करके फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो -8 के क्यूब रूट्स का सम 0 और प्रोडक्ट -8 के बराबर ही होगा। अब हम चलते हैं 4th रूट्स की तरफ और फिर लेक्चर आज के जो हम क्लोज करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं 4th रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो जैसे कि पहले कहा यूनिटी का मीनिंग 1 हो गया, और 4th रूट्स का मतलब है कि ऐसा आपने नंबर चूज़ करना है जिसकी पावर 4 लेने से 1 बनता हो। तो हम अगर ये सपोज कर लेते हैं कि x वो नंबर है कि जिसकी पावर 4 लेने से 1 आंसर आता है, तो जो लॉजिकल बात है मैथमेटिक्स में कि जितनी डिग्री हो उतने पॉसिबल आंसर्स होते हैं। तो x पावर 4 का मतलब है कि 4 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नंबर्स की कि जिनकी पावर 4 लेने से 1 आंसर आए। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, वैसे तो प्रॉपर वे ये है कि आप इसको लेफ़्ट पे ले जाएंगे, फिर फैक्टर्स बना लेंगे x² -1 x² +1, और फिर दोनों को बारी बारी जब हम 0 पुट करेंगे तो x² +1 = 0। यहाँ से x² आपका आ गया 1 और यहाँ से आपका x² आ गया -1। इधर आपके रूट्स आ गए +-1, इधर आपके रूट्स आ गए ± आयोटा। अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि आपके पास जो 4 वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई हैं, -1 +1 - आयोटा एंड प्लस आयोटा। इसका मतलब ये वो 4 नंबर्स हैं, 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर 4 लेने से 1 बनता है। तो इन्हें हम कहते हैं ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 के 4th रूट्स हैं। इनमें से 2 आप देख सकते हैं रियल हैं, और 2 जो हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। रियल वाले जो हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स भी हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं। और सॉरी, एडिटिव इन्वर्स सिर्फ है, -1 का आप देख सकते हैं 1 है, और 1 का जो है वो -1 है। ये जो 2 आपके पास लिखे हुए हैं ये ऐसे हैं कि जो एडिटिव इन्वर्स भी हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ बात, ये वाले 2 नंबर्स एक दूसरे का सिर्फ एडिटिव इन्वर्स हैं, जबकि ये 2 नंबर एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स भी हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं। तो जिस तरह हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आपस में रिलेशनशिप डिस्कस किया था, उस तरह यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनका भी रिलेशनशिप है कि रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, वाइल imaginary 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एज वेल एज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। और इसके अलावा जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी में ये है, अगर हम एक लिस्ट बनाएं इनकी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली बात जिस तरह क्यूब रूट्स में थी, सम ऑफ 4th रूट्स भी क्यूब रूट्स के सम की तरह 0 होता है। सम ऑफ 4th रूट्स ऑफ यूनिटी ये इक्वल होगा आपके पास 0 के। जैसे ये देख लें, -1, फिर इसमें +1 करें और फिर माइनस आयोटा करें और फिर प्लस आयोटा करें, तो सम क्या हो गया। तो ये किसी भी नंबर के 4th रूट्स का सम हमेशा आपके पास 0 हुआ करेगा। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है बात इनके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ
फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये यहाँ होगा -1, यानी 1 के फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है -1, 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना है 1। तो जनरलाइज कर लेते हैं, किसी भी नंबर के फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट उस नंबर के नेगेटिव के बराबर होता है। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद ये दो बातें लिखने के बाद, अब जिस तरह मैंने यहाँ आपसे कहा था कि इनका आपस में रिलेशनशिप भी है, तो वो रिलेशनशिप मैं रिपीट करता हूँ, सुन लीजिएगा और अपने पास लिख भी सकते हैं आप लोग कि ये दोनों एडिटिव इनवर्स रियल वाले और जो इमेजिनरी वाले वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं और एडिटिव इनवर्स भी हैं। अब एक MCQ बना लेते हैं इसका, ताकि इस टॉपिक को वाइंड अप किया जा सके। चलें जी, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ MCQs के हवाले से, ताकि ये भी कवर हो जाए इस बात में। तो आपने बताना है फोर्थ रूट्स ऑफ 81 के आपने फोर्थ रूट्स बताने हैं। और वो किस तरह से बता सकते हैं आप लोग, बजाय इसके कि हम ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करें और प्रॉपर सॉल्व करें, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने टाइम बचाना है अपना। तो उसका तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप सबसे पहले उस नंबर का एक रियल रूट गेस करें। तो 81 का एक रियल फोर्थ रूट 3 होता है, चूँकि 3 पावर 4 क्या बनता है 81। तो जो एक रियल रूट है वो आपने अगर गेस कर लिया रियल फोर्थ रूट, तो बाकी 3 लिखना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा होगा इसी का नेगेटिव, तीसरा होगा इसका आयोटा के साथ प्रोडक्ट, और फोर्थ होगा इसका नेगेटिव आयोटा के साथ प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप आसानी से फोर्थ रूट लिख सकेंगे। एक अगर और आपको मैं एग्जांपल दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। अब हमें एक और एग्जांपल कोट कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि फोर्थ रूट्स ऑफ 16, तो अब 16 का एक रियल रूट फोर्थ रूट कौन सा होता है 2 पावर 4 क्या होता है 16। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे इसके फोर्थ रूट्स का, तो एक 2 लिखना है, एक बार उसको नेगेटिव करें, फिर उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें। अगेन आप देख सकते हैं इनका सम भी 0 है, इनका सम भी 0 है। इनका अगर फाइंड करें प्रोडक्ट तो वो -81 आएगा, इनका फाइंड करें प्रोडक्ट तो वो -16 आएगा। तो आज का लेक्चर जो था हमारा लेक्चर 9 वो यहाँ क्लोज़ करते हैं। हमने कोशिश की है कि जो क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट्स का टॉपिक है वो आज हमारा कवर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 4.5 और उससे ऑनवर्ड काम करेंगे। आज तक के लिए काफ़ी है इतना। अल्लाह हाफिज़।